बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एपिडेमियोलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक है स्टडी डिज़ाइंस। तो इसमें हम केस रिपोर्ट, केस सीरीज़, क्रॉस सेक्शन स्टडी और इकोलॉजिक स्टडी जो है ना वो देखेंगे। तो ये जो पिरामिड है इसमें मुख्तलिफ़ स्टडीज़ जो हैं उनको कैटेगराइज़ किया गया है। तो सबसे नीचे जो है वो कोई आइडिया या ओपिनियन आता है, फिर उससे ऊपर केस सीरीज़ या केस रिपोर्ट है। ये वीकेस्ट स्टडी डिज़ाइंस होते हैं। जितना नीचे हैं, जितना ऊपर जाएंगे तो स्टडी डिज़ाइन जो है ना वो बेहतर होता जाएगा, वेल कंपोज्ड होता जाएगा और वेल एक्सेप्टेड होगा। फिर क्रॉस सेक्शनल है, केस कंट्रोल है नेक्स्ट, देन कोऑर्ड स्टडी, फिर आरसीटी जो है ये सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक जो है माना जाता है। फिर उसके बाद मेटा एनालिसिस। तो ये टॉक्सोनॉमी है, टॉक्सोनॉमी ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़। तो इसमें एक तो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ को हम डिवाइड करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ और एनालिटिकल स्टडीज़ में। डिस्क्रिप्टिव को देन हम केस रिपोर्ट में, केस सीरीज़, इंसिडेंट्स, क्रॉस सेक्शनल स्टडी और इकोलॉजिक स्टडीज़। और ये डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ जितनी भी हैं इसमें हम देखते हैं हमें जो आंसर मिलता है हु का, व्हाट, व्हेन एंड वेयर, कि कोई भी डिज़ीज़ किस जगह पे हुई, कब हुई और कहाँ हुई। फिर इसमें हम एक हाइपोथेसिस जो है वो जनरेट करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ में। जबकि जो एनालिटिकल स्टडी है ये हमें वाई और हाउ का आंसर करती है और इसमें हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं। जबकि डिस्क्रिप्टिव में हम जनरेट करते हैं हाइपोथेसिस। एनालिटिकल स्टडीज़ फिर आगे दो कैटेगरीज़ में डिवाइड कर देते हैं, एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशनल। जो एक्सपेरिमेंटल है इसमें हम कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं या फिर कम्युनिटी में मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ऑब्जर्वेशनल में फिर आगे कोहार्ट आ जाती है। कोहार्ट प्रोस्पेक्टिव भी हो सकती है और रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकती है। और फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में जो है केस कंट्रोल और इसके अलावा जो अदर कैटेगरीज़ हैं वो भी आती हैं। तो ये मेन जो है क्लासिफिकेशन थी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ की। Descriptive epidemiology is systemic organization of reliable data to sharpen understanding of health problems. Descriptive epidemiology में हम क्या देखते हैं? It addresses 5 questions. What the health condition? What is the health condition? How much? यानी ये हमें काउंट बताती है, ये रेट्स बताती है और एवरेजेस बताती है। When उस जो हैपनिंग हुई है उसका टाइम क्या था। देन वेयर, प्लेस कौन सी थी। अमंग होम, किन लोगों को उसने मुतासर किया। द फील्ड एपिडेमियोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइजेज दीज डाटा इनटू टेबल, ग्राफ्स, मैप्स, चार्ट्स एंड अदर डिस्प्लेज टू रिवील पैटर्न्स ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम बाय दीज 5 क्वेश्चंस। देन टाइप ऑफ एपिडेमियोलॉजी डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कुछ स्टडीज़ होती हैं। देन केस रिपोर्ट होती है। इंडिविजुअल लेवल में कोई एक मुनफरिद केस आ गया ऐसा जो अनहोना था, पहले मौजूद नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, बस उसको आपने रिपोर्ट कर दिया तो वो आपका इंडिविजुअल केस बन गया। देन केस रिपोर्ट तैयार किया आपने कोई और वो पब्लिश करवा दी। केस सीरीज़ होगी, मुख्तलिफ़ तरह के केसेस और लिमिटेड नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं उनकी एक सीरीज़। और फिर क्रॉस सेक्शनल स्टडी आ गई। ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी की टाइप्स है। टाइप्स ऑफ प्राइमरी स्टडीज़ जिसमें डिस्क्रिप्टिव हैं, इट डिस्क्राइब्स अकोरेंस ऑफ आउटकम। सो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ जो हैं ये आउटकम को डिस्क्राइब करती हैं, जबकि जो एनालिटिक हैं ये डिस्क्राइब करती हैं एसोसिएशन को जो कि आउटकम और एक्सपोजर के बीच में होता है। Descriptive studies involve the systemic collection and presentation of data to give a clear picture of particular situation and can be carried out on a small or large scale. इसमें केस रिपोर्ट हो सकती है, कोई केस सीरीज़ हो सकती है या फिर क्रॉस सेक्शनल सर्वे हो सकता है। केस रिपोर्ट क्या होती है? डिटेल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ ए सिंगल केस और हैंडफुल ऑफ केसेस। जनरली रिपोर्ट ऑफ न्यू और यूनिक फाइंडिंग्स, कोई ऐसी नई फाइंडिंग किसी केस की मिल गई है
जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रीवियस अनडिस्क्राइब्ड डिजीज़, अनएक्सपेक्टेड लिंक बिटवीन डिजीज़, अनएक्सपेक्टेड न्यू थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट्स या फिर एडवर्स इवेंट्स। देन केस रिपोर्ट, a detailed report by a physician of an unusual disease in a single person। किसी भी एक बीमारी बंदे में एक बीमारी हुई और फिजिशियन ने उसकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट मरतब की और वो पब्लिश कर दी। इसके एग्जांपल ये है कि 1941 में एक ऑस्ट्रेलियन ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट था ग्रेग, उसने रिपोर्ट किया था एक न्यू सिंड्रोम कंजेनिटल कैटरेक्ट दैट वाज लिंक्ड टू रूबेला in mothers during pregnancy। तो it was sufficient for hypothesis generation, there was no comparison group needed for that case report। classical example, single case reported in Germany in late 1959 of a congenital malformation affecting the limbs and digits, unusual traumatic outcome, phacomelia in offsprings of mothers receiving thalidomide। तो वो ख़वातीन जो हामला थीं और थैलिडोमाइड लेती थीं, उनके बच्चे जो थे वो लिम्स और डिजिट्स उनके मुतासर थे। ये कंजेनिटल मालफॉर्मेशन थी और ये 1959 में जर्मनी में ये केस जो था वो रिपोर्ट हुआ। ये एक क्लिनिकल एग्जांपल है कि कैसे केस रिपोर्ट क्या होता है। मोर केसेस वर रिपोर्टेड इन द फॉलोइंग ईयर्स। In 1961 a hypothesis was put forward that thalidomide, जो कि एक स्लीपिंग पिल है, was responsible for congenital malformation। Subsequent analytical studies confirmed the link between the drug and congenital malformation। जो बाद में स्टडीज़ की गई उसमें ये बात कंफर्म भी होगी। It was a single case reported that led to formation of hypothesis that oral contraceptive use increased the risk of venous thromboembolism। I saw a patient who reported psychotic episodes immediately after watching a TV program कौन बनेगा करोड़पति। लोकेशन ओनली वन इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस। तो इसमें एक ही इंडिविजुअल होता है, उसका जो एक्सपीरियंस होता है, जो उसमें साइन सिम्टम्स आते हैं उसी को एक्सप्लेन कर दिया जाता है। मेक ऑब्जर्वेशंस अबाउट मेडिकल फिनोमिना इन एन इंडिविजुअल पेशेंट। सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए क्लिनिकल डाटा विदाउट कंपैरिजन ग्रुप। और ऑब्जर्वेशन शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव एंड एडिक्वेटली डिटेल्ड, क्योंकि कोई कंपैरिजन ग्रुप नहीं है, कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं है, और इसमें जो भी आपने केस उठाया है उसकी ऑब्जर्वेशंस की मुकम्मल तफसीलात देना जो है ना वो ज़रूरी है केस रिपोर्ट बनाने के लिए। इसका एडवांटेज ये होता है कि ये इजी होती है, इनएक्सपेंसिव है, किसी भी हॉस्पिटल में की जा सकती है, और जो भी न्यू डिजीज़ आती है उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, या कोई भी न्यू थेरेपी न्यू ड्रग आ जाए उसके लिए उसके बारे में, और क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो है उसको कन्वे करने में हेल्प करती है, और फिर हाइपोथेसिस जनरेट करने में, फॉर्म करने में हेल्पफुल रहती है ये केस रिपोर्ट। केस रिपोर्ट के डिसएडवांटेज क्या हैं कि ये बाइस्ड सिलेक्शन होती है सब्जेक्ट्स की, सो दैट द कंक्लूजन आर डिफ़िकल्ट टू जनरलाइज। तो आप इसको एक जनरलाइज कंक्लूजन इससे ड्रा नहीं कर सकते, यानी एक बात जो है वो आम हैसियत में नहीं कर सकते, सब पे अप्लाई नहीं कर सकते। और वेयर द फाइंडिंग्स ए चांस हैपनिंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिजीज़, कि जो फाइंडिंग्स आपको मिली हैं कि वो बाय चांस आपको मिल गई हैं या वो वाकई ही उस बीमारी की खसूसियात थी और उसकी नुमाइंदगी कर रही थी। इज़ द एक्सपोजर रियली हायर देन ए कंपैरिजन ग्रुप। तो एक्सपोजर को भी हम देखते हैं इसमें। केसेस में नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव और कैन नॉट ईजिली एग्जामिन डिजीज़ एटियोलॉजी, बेग्स द क्वेश्चन कंपेयर टू व्हाट। ये हो गया इसके डिसएडवांटेज कि आप इसमें डिज़ीज़ की एटियोलॉजी या जो कॉजेटिव फैक्टर एजेंट्स हैं आप उनको एग्ज़ामिन नहीं कर सकते और कंपेयर ही नहीं कर सकते जब कंपैरिजन मौजूद ही नहीं है। फिर केस रिपोर्ट्स हैं, इसकी एग्जांपल अगर देखा जाए तो एस्बेस्टोस और मेसोथेलियोमा। कि एस्बेस्टोस जो है उसके एक्सपोजर से
मेसोथेलियोमा होता है, लंग का जो ट्यूमर है, कैंसर है, और फिर जो न्यूमोसिस्टिस, निमोनिया और लेजियोनेयर डिजीज़, ये सारी जो है ना केस रिपोर्ट्स की एग्ज़ाम्पल हैं जो कि किसी भी एक पेशेंट या एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ पेशेंट के ऊपर बनाई गई थी। केस सीरीज़ देन एक्सपीरियंस ऑफ ए ग्रुप ऑफ पेशेंट्स विद ए सिमिलर डायग्नोसिस, कि पूरा एक ग्रुप था पेशेंट्स का और उनका डायग्नोसिस सेम निकला। असेसिस प्रेवलेंट डिजीज़, तो इसका ये फ़ायदा होता है कि जो डिज़ीज़ जो प्रेवेल कर रही होती है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, असेस किया जा सकता है उसको। केसेस में बी आइडेंटिफाइड फ्राम अ सिंगल और मल्टीपल सोर्सेज। जनरल रिपोर्ट्स ऑन न्यू यूनिक कंडीशन मे बी ओनली रियलिस्टिक डिज़ाइन फॉर रेयर डिसऑर्डर्स, जितने भी रेयर डिसऑर्डर हैं उनके लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन है केस सीरीज़ वाला। केस सीरीज़ के क्या एडवांटेज हैं कि इट इज़ यूज फॉर हाइपोथेसिस जनरेशन, इंफॉर्मेशन फॉर वेरी रेयर डिजीज़ विद फ्यू एस्टेब्लिश्ड रिस्क फैक्टर्स, और कैरेक्टराइजेज एवरेज फॉर डिसऑर्डर्स। तो एक तो हाइपोथेसिस आप इससे जनरेट कर सकते हैं, कोई मफरूज़ा नहीं आप बना सकते हैं। रेयर डिजीज़ के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि ये आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे देती है। डिसएडवांटेज ये है कि इट कैन नॉट स्टडी काज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप। काज और इफ़ेक्ट रिलेशनशिप के लिए केस सीरीज़ जो है एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। कैन नॉट असेस डिज़ीज़ फ्रीक्वेंसी, कि एक डिज़ीज़ किस फ्रीक्वेंसी में हो रही है और एक डिज़ीज़ कितनी तेज़ी से हो रही है उसके बारे में ये असेस नहीं कर सकती केस सीरीज़। ऑब्वियसली ये एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ पेशेंट्स और ग्रुप के बारे में है, तो ये एक पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती और किसी भी डिज़ीज़ की फ्रीक्वेंसी नहीं बता सकती, ये कि डिज़ीज़ कितने कॉमनली हो रही है वो। When several unusual cases all with similar conditions are described in a published report, this is called case series। के बहुत सारे केसेस जो कि मुनफरिद थे और उनकी कंडीशन सिमिलर थी, उनके जो साइन सिम्टम्स थे या डायग्नोसिस था वो सिमिलर था, उनको आपने एक रिपोर्ट की सूरत में पब्लिश कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया, ये केस सीरीज़ बन गई। इन 1940 Elton O'Cancer in US observed that virtually all patients he was operating for lung cancer gave history of smoking। तो ये जो फाइंडिंग उसको मिली थी कि जब वो ऑपरेट करता था सारे पेशेंट्स की जिनको लंग कैंसर था, तो उनके हिस्ट्री में एक चीज़ निकलती थी कि वो सारे स्मोकर थे। ए केस सीरीज़ डज नॉट इंक्लूड ए कंट्रोल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप की इसमें ज़रूरत नहीं होती। यूज़फुल फॉर हाइपोथेसिस फॉर्मेशन अगेन बिटवीन अक्टूबर 1980 एंड मई 81 5 केसेस। ये उसने एक एग्ज़ाम्पल दी है कि इस तरह से सिर्फ 5 केसेस जो है ना उसको मिले। ये फर्स्ट रिपोर्ट थी एड्स के ऊपर, दैट वाज इन सिनेरियो ऑफ केस सीरीज़। केस रिपोर्ट और केस सीरीज़ में क्या डिफरेंस है? डिटेल्ड रिपोर्ट बाय फिजिशियन ऑफ एन अनयूजुअल डिजीज़ इन ए सिंगल पर्सन, ठीक है, कि ये एक डिटेल्ड रिपोर्ट होती है। कोई भी डॉक्टर जो है वो किसी मुनफरिद बीमारी के बारे में, अनयूजुअल बीमारी के बारे में जो कि इतनी आम ना हो, किसी एक ही बंदे में पाई गई हो, तो उसके बारे में वो बताता है, ये डिटेल देता है। पॉपुलेशन इसमें अननोन होती है क्योंकि आपके पास बंदा ही एक है। और सेलेक्ट पेशेंट केस रिपोर्ट और पेशेंट्स केस सीरीज़, यानी एक पेशेंट होगा तो केस रिपोर्ट होगी, मल्टीपल पेशेंट्स होंगे, ग्रुप ऑफ पेशेंट होंगे तो केस सीरीज़ है विद डिजीज़ ऑफ इंटरेस्ट। असेसमेंट इसमें क्या आ जाएगी? डिस्क्राइब क्लिनिकल फाइंडिंग्स। एनालिसिस में क्या आ जाएगा कि आप या तो उसके टेस्ट करवाएं, लैब रिपोर्ट्स लें उसकी, और या फिर ये कि आप रेडियोग्राफ्स ले लें, उसको एक्सरेज करवाएं, या फिर कोई भी रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जो है वो करवा लें। इंटरप्रिटेशन में क्या होगा? स्पेशल फीचर्स क्या हैं उस डिज़ीज़ के, आपने उसमें से क्या अखज़ किया, क्या इंटरप्रेट किया कि क्या ऐसा है जो उस ख़ास बीमारी को मुनफरिद बना रहा है।
इसकी एग्जांपल क्या है कि नॉर्मल प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल इन एन 88 ईयर्स ओल्ड मैन हु ईट्स 25 एग्स ए डे, उसका कोलेस्ट्रॉल जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं वो नॉर्मल हैं कैसे। ये एक एग्जांपल है इसकी। इस तरह से ये जो स्टडी डिज़ाइन का इनिशियल पार्ट था, केस रिपोर्ट और केस सीरीज़, ये कंक्लूड हो गया। इसके बाद हम जो दूसरे स्टडी डिज़ाइंस हैं वो एक सेपरेट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।